हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा की जो मुख्य परीक्षा है उसके सिलेबस को टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसमें जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है जिसमें 8 प्रैक्टिस सेट है उस बुक को भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है। इससे पहले मैं इसके 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी 1 दरोगा की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर क्विज के लिए जो कि 1 दरोगा के पर्यावरण से संबंधित है, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर क्विज पोस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने उसमें लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो वो क्विज भी जाकर आप वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लगभग कई बच्चों ने उस क्विज में लगभग 200 से ज्यादा बच्चे हर क्विज में आंसर कर रहे हैं, तो आपको काफी उससे एक आइडिया लग जाएगा। तो ठीक है, प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 इस बुक का देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी जिसको आप एनजीटी बोलते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, बिल्कुल ठीक, 18 अक्टूबर 2010 को। यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है, बिल्कुल ठीक। यह व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार करता है। लगातार ये देखिए चर्चाओं में रहता है कि इस राज्य पर इतना जुर्माना लगा, ठीक है। अभी हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्रियान्वयन न करने पर वेस्ट बंगाल पर और महाराष्ट्र पर जुर्माना लगा था। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा है, बिल्कुल गलत। यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, यह प्राकृतिक न्याय की प्रणाली पर काम करता है तथा सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ये नहीं बंधा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल 21 याद रखिएगा, एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि राइट टू लाइफ है यानी जीवन का अधिकार, उससे यह एक तरह से इंस्पायर्ड है या प्रेरणा लेता है एनजीटी, ठीक है, क्योंकि जो साफ वातावरण है कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे हमारे जीवन से संबंधित है। तो ठीक है, एनजीटी एक्ट सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से बंधा हुआ नहीं है, तो यही स्टेटमेंट इसमें गलत है। अगला, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो हम सभी को पता है जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई है वो 1972 में हुई है, जो कि स्टॉकहोम कहां पर है, स्वीडन में है। और इसी में निर्णय लिया गया था कि 1974 से हम 5 जून को क्या बनाएंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 1974 में हमने इसको पहली बार मनाया था। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है। तो देखिए क्या होता है, ये माना जाता है, आपने 3 चीजें सुनी होंगी, आपके कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, ठीक है, फंजाई होते हैं, ये सब आपने सुना होगा। तो किसके बीच की ये कड़ी होते हैं, तो बेसिकली शैवाल और कवक के बीच की ये कड़ी होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। और ये नग्न चट्टानों पर उगने में भी संभव है। और आप एक क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया था, जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं वहां पर जो पौधे उगते हैं जिसको हम हैकीस्टोथर्म बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा हैकीस्टोथर्म, वो जो अंटार्कटिक प्रदेश में या आर्कटिक प्रदेश में उगते हैं वहां पर लाइकेन मॉस एक होता है, मॉस, ठीक है। तो ये नग्न चट्टान पर भी उगने की क्षमता रखते हैं। तो ये शैवाल और कवक के बीच की कड़ी होते हैं। जैव मंडल भंडार और अवस्थिति, नोकरेक सबको पता है मेघालय में स्थित है। मानस बहुत फेमस है, असम में स्थित है। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है और अगस्त्यमलाई ये केरल में स्थित है। तो हमारा मिला लीजिए, नोकरेक मेघालय पहले का तीसरा, बी का दूसरा, एक ही विकल्प में ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी संक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो इसकी जो अवधारणा है सबसे पहले 1976 में, ठीक है, जॉन बेनेट द्वारा। ये मैंने टेलीग्राम क्विज में भी अपना क्वेश्चन डाला था, वहां से भी देख सकते हैं। जॉन बेनेट द्वारा 1976 में इकोलॉजिकल सक्सेशन की अवधारणा का प्रयोग किया गया था, सन 1976 में। जीव परिस्थितिकी में पोषक तत्वों की प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन इसको बोला जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, यूट्रोफिकेशन, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए ये होता क्या है, बेसिकली जल में बेसिकली जैविक और अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से यानी बायोटिक कंपोनेंट पूछ रहा है आपसे, कौन उत्पादक घटक है। सभी को पता है पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो हरे पौधे जो होते हैं ये हमारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति आई थी 1894 में, फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली कब आई थी, 1952 में।
फिर जो लेटेस्ट वन नीति अभी हमारी है 1988 में आई है, तो यही इसका सही उत्तर होगा 1988, ऑप्शन ए। इसके अलावा ड्राफ्ट भी अब नई वन नीति का बनाया जा चुका है, लेकिन अभी वो क्रियान्वयन में नहीं आया है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का क्वेश्चन है और ये लगातार 2 से 3 बार यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, याद रखिएगा, यूनिडायरेक्शनल। ये कभी भी 2 डायरेक्शन में नहीं हो सकता, नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ चलता है और ऊपर जाते जाते ये धीरे धीरे कम होता रहता है। तो हमेशा ये सीधा बनेगा, कभी भी ये उल्टा नहीं बनता, याद रखिएगा, हमेशा सीधा, ऑप्शन ए। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन न होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार आप नहीं कर सकते? तो इनमें से किस प्राणी का शिकार आप नहीं कर सकते हैं? 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों ही प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं, इन तीनों में से किसी का भी शिकार आप नहीं कर सकते। जब मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ाई थी, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 का पार्ट 2 है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, 3 है, 4 है और 5th है। ठीक है, इस तरीके के शेड्यूल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है, तो ये तीनों ही का शिकार आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगला, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना। ठीक है, ये भी मैं अपने टेलीग्राम क्विज में डाल चुका हूं, 1992 में अगस्त में इसकी स्थापना की गई थी, अगस्त 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा, जिस साल हमारी रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था या रियो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरो में, तो आप उससे इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि वो भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित थी और वनीकरण हमारा जो है ये भी कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है उससे संबंधित है, तो आप इससे ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। NAEB इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, नेशनल अफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड। आगे देखते हैं 12वां, राष्ट्रीय उद्यान और वहां से बहकर होने वाली नदी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा। ठीक है, गंगा नहीं बहती है, राम गंगा यहाँ पर बहती है। ठीक है, राम गंगा, पहला तो गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। काजीरंगा से मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी। ठीक है, मानस भी नहीं, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी भी यहाँ से नहीं बहती है। मैं आपको बता देता हूँ, एक रिवर है कुंती पूजा, याद रखिएगा, कुंती पूजा। तो कुंती पूजा रिवर जो है वो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। अगर अच्छा प्रश्न किसी को नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान से बनाना होगा तो वो यहीं से बनाएगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क, गंगा नहीं रामगंगा नदी यहाँ से होकर बहती है। काजीरंगा से मानस नहीं ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। देखिए, इसीलिए हमें पता है मानसून के टाइम में ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है। लास्ट ईयर काजीरंगा में बहुत सारे जीव जंतु इसकी वजह से परेशान हुए थे, बाढ़ की वजह से। तो मानस नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। साइलेंट वैली में आपके कावेरी नदी नहीं, कुंती पूजा नदी बहती है। और कहां पर है ये? केरल। तो यानी इसमें से क्या ऑप्शन होगा? डी, कोई भी सही नहीं है। अब देखते हैं, अंसी डंडेली, ये मैंने आपको बता दिया था, कर्नाटक में स्थित है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक है। भीतरकनिका झारखंड में नहीं है, ये उड़ीसा में। ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में स्थित है, तो तीसरा आपका गलत है। आपका बिसन, देखिए ये थोड़ा अच्छा है, बिसन थोड़ा नया शब्द है, इसको आप याद रख लीजिए, त्रिपुरा में स्थित है। बिसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा, थोड़ा सा कम फेमस है इसलिए पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय पार्क अथवा अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 1171 वर्ग किलोमीटर है? तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो एरिया है वो 1171 वर्ग किलोमीटर है। इसको 2014 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, 2014 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 15वां, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक, बिल्कुल ठीक है। मानस असम में है, बिल्कुल ठीक है। पेरियार केरल में है, बिल्कुल ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में ना होकर कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, याद रखिएगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत चर्चा में रहा था पिछले साल। यहाँ पर फॉरेस्ट फायर या वन अग्नि की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई थी, इसीलिए न्यूज में था। तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोकरेक जीव मंडल रिजर्व, ये गारो की पहाड़ियां। लोकतक लेक, जो कि मणिपुर में स्थित है। नामदाफा, डफला की पहाड़ियां। तो इसमें से देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, पहाड़ियां पूछी हैं कि ये नेशनल पार्क किस किस पहाड़ी में स्थित है। तो नोकरेक जो है वो गारो की पहाड़ियों में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। मेघालय में स्थित है।
लोकतक ये मणिपुर में स्थित है, लेकिन ये जो बारेल क्षेत्र है यहाँ पर नहीं है, ये मणिपुर हिल में स्थित है, मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर हिल्स। और नामदाफा जो नेशनल पार्क है ये मिश्मी तथा पटकाई बुम, ठीक है, मिश्मी तथा पटकाई बुम की पहाड़ियों में स्थित है, तो ये भी गलत है, एक केवल आपका सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए इन प्रश्नों को आप रिपीट करते रहिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 17वां देखते हैं, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, नागरहोल कर्नाटक में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है, कुगती देखिए थोड़ा सा नया है, कुगती हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो कुगती आप प्लीज देख लीजिएगा। पहले का हो गया हमारा पहला, बी का हो गया चौथा, तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विश्व का उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर है ये पद्मजा नायडू हिमालयन जो प्राणी उद्यान है, जूलॉजिकल पार्क है, ये हमारा उच्चतम तुंगता वाला पार्क है, और ये कहां पर स्थित है? दार्जिलिंग में। ठीक है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में ये स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये न्यूज में भी था, अभी आप प्लीज इसको सर्च करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बताना मुश्किल है। पद्मजा नायडू हिमालयन इकोलॉजिकल पार्क आप सर्च कीजिएगा तो आपको न्यूज में मिल जाएगा। कार्बन क्रेडिट, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? पहले मैं ही आपसे पूछता हूँ, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट किसमें दिया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, और एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया था, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। तो 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आपका होगा, 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, इसके बराबर यह होता है। कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर स्थित है? देखिए मैंने एक क्विज डाला था जिसमें मैंने आपसे यह पूछा था कि जो नगोया प्रोटोकॉल है और कार्टाजेना प्रोटोकॉल है वो कौन से कन्वेंशन से संबंधित है? तो वो हमें पता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित है। तो लेकिन इसमें इसने पूछा क्या है, ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है उसमें कार्टाजेना जो शहर है, वो कार्टाजेना शहर कहाँ स्थित है? तो देखिए साउथ अमेरिका का एक शहर है कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया में ये कार्टाजेना शहर स्थित है, और कार्टाजेना प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछता है तो वो बायोसेफ्टी या जैव सुरक्षा पर आधारित है। याद रखिएगा, नगोया प्रोटोकॉल आपका एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, जो LMO होते हैं आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी अगर आपने किसी जैसे किसी की भी जीन में परिवर्तन किया है या आपने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, तो उसका जो प्रयोग आप करोगे तो उसका जो प्रोटेक्शन है वो नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। नगोया कहां पर स्थित है? जापान में स्थित है नगोया। 21वां देखते हैं, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जा सकता है? तो आइस कोर से देखिए प्राप्त किया जा सकता है। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, पहले ही परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए आइस कोर क्या होता है? मान लीजिए कोई बर्फ की चादर है, इसमें अगर आप ड्रिल कर कर एक सिलेंडर शेप का पूरा एक हिस्सा निकाल लेते हो, ठीक है, तो इसको बोला जाता है आइस कोर। ठीक है, ये बर्फ की शीट है पूरी, मान लीजिए आपने ग्रीनलैंड वाली बर्फ की शीट ली, अगर आपको इसका अध्ययन करना है तो इसमें आप ड्रिल करोगे और वहां से जो सिलेंडर एक आप बर्फ का निकालोगे उसको हम बोलते हैं आइस कोर। तो ये इससे आप कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का अंदाजा लगा सकते हो, तो ऑप्शन होगा ए। अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में समिट हुई थी 2010 में, वहां पर यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को हम अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाएंगे। ठीक है, भारत में अभी 2967 टाइगर है, 2018 में हमारी जनगणना लास्ट हुई है, बाघ जनगणना हमने 2018 में की है, प्रति 4 वर्ष पर यह की जाती है, और हाथी की जनगणना प्रति 5 वर्ष में की जाती है, इसको आप याद रखिएगा। हाथी की जो लास्ट जनगणना हुई है वो 2017 में हुई है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? अभी निकला है 2 से 3 दिन पहले, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। मैंने इससे संबंधित दृष्टि IAS के कुछ फोटो अपने ग्रुप में शेयर किए थे, आप उस 4 फोटोज को पढ़ लीजिए, पूरा आपका ये कवर हो जाएगा कि इस साल की थीम उसमें क्या है, और 3 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें 22 मार्च को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए, तो इस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। ठीक है, और अगर बात करें 7 अप्रैल की, तो इस दिन आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को। 24वां, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से हम अगर इसे देखें तो सबसे ज्यादा जो अति सघन वन है वो कहां पर है? हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, 21,058 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं अति सघन वन। ठीक है, अगर आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी होगी या भारत वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें ये क्लासिफिकेशन है अति सघन वन, मध्यम सघन वन। ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा अति सघन वन वाला क्षेत्रफल है वो हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है।
देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप मान के चलिए आपके 1 या 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। बहुत अच्छे से इसको कवर करके जाइएगा, अदरवाइज आप और बच्चों से पीछे हो जाएंगे। 25वां देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? जूनिपर, महोगनी, स्प्रूस या सिल्वर फर। देखिए जो महोगनी है ये आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, या जो वर्षा वन है, एवरग्रीन या सदाबहार वन है, उसमें ये पाई जाती है। तो महोगनी जो है ये इसकी प्रजाति नहीं है, ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन का वृक्ष है। बाकी जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस, देखिए तीनों नाम मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस पढ़ाया था उसमें हमने बताए थे कि प्रमुख वन उत्पाद कौन से होते हैं और लघु वन उत्पाद कौन से होते हैं। तो ये तीनों जो लकड़ियां आती हैं ये आपके प्रमुख वन उत्पाद में आती है, जिसमें मैंने आपको बताया था मुलायम लकड़ी होती है, कठोर लकड़ी होती है। तो जो कागज वगैरह बनता है वो मुलायम लकड़ी से बनता है, ठीक है। मुलायम लकड़ी उसमें बहुत यूज की जाती है जो कनाडा वगैरह में पाई जाती है। लेकिन महोगनी की जो लकड़ी होती है बहुत हार्ड होती है, तो इसकी कमर्शियल वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती या व्यावसायिक वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती। 26वां, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक की उपलब्ध होती है। जो हमारे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उस तरफ की बात कर रहा है। जबकि पूर्वी हिमालय में यह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। जो आपने देखा होगा सिक्किम में हमारे हिमालय है, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय है, वहां तक यही वनस्पति हमें 4000 मीटर की ऊंचाई तक देखने के लिए मिलती है। तो देखिए इसका जो मुख्य कारण क्या है, पर्वत श्रृंखला एक ही है लेकिन वनस्पति की ऊंचाई का स्तर एक क्षेत्र में दूसरा है, दूसरे क्षेत्र में दूसरा है। तो देखिए इसका मुख्य कारण है आपकी भूमध्य रेखा से नजदीकी। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको पता है जो वेस्ट वाला क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा से ज्यादा दूर है, और जो ईस्ट वाला या पूर्वी क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा के पास है। तो वहां पर जो आपको वनस्पति की प्रजाति मिलती है वो 4000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। तो इसका जो मुख्य कारण क्या है, पूर्वी हिमालय का जो भूमध्य रेखा से निकट होना, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, ठीक है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका होगा बी। 27वां देखते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? रिपीटेड प्रश्न है, ये देहरादून में उपस्थित है। और देखिए 2006 में इसको 100 साल भी पूरे हो चुके हैं। तो ये इसकी स्थापना यानी कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले देखिए इसका नाम क्या था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिजर्व। आपने देखा होगा जो अंग्रेज लोग थे वो ज्यादातर इंपीरियल के नाम से ही नाम रखते थे, तो ऐसे ही इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट था या इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था, लेकिन बाद में इसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। तो ये 1906 में बनाया गया था और 2006 में इसको 100 साल पूरे हो गए हैं। ये देहरादून में स्थित है। 28वां देखते हैं, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। देखिए अधिपादप क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपने कई जगह देखा होगा, जैसे ये मान लीजिए एक पेड़ है, इसके सहारे एक बेल या कुछ चल रहा होता है, तो ये होते हैं अधिपादप। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो अधिपादप होते हैं ये इस पेड़ से अपना भोजन ग्रहण नहीं करते, केवल सपोर्ट के लिए ये इसका यूज करते हैं। जैसे आपने मनी प्लांट वगैरह को देखा होगा, जब आप घर में मनी प्लांट वगैरह लगाते हैं तो वो दीवार के सहारे चिपक कर चलने लगता है, तो दीवार से कोई वो भोजन तो ग्रहण करता नहीं है, केवल दीवार को वो सपोर्ट के रूप में यूज करता है। तो इसी तरह अधिपादप किसी बड़े पेड़ को मुख्यतः सपोर्ट के रूप में यूज करते हैं। और ये हमें सबसे ज्यादा कहां पर देखने के लिए मिलेंगे? जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, वर्षावन होते हैं, जो कहां पर? विषुवतीय वनों में हमें देखने के लिए मिलेंगे। ऑप्शन डी। तो अधिपादप आपको मुख्यतः विषुवतीय वनों में देखने के लिए मिलेंगे। ये आश्रय के लिए दूसरे वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते, ठीक है। परजीवी कौन होते हैं? जो दूसरे वृक्षों से अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं। ये भी देखिए रिपीटेड प्रश्न है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन सी। ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, आता रहता है बार बार। और एक चीज आप प्लीज जरूर पढ़िएगा, आप जो चावल है या राइस है उसका साइंटिफिक नेम पढ़िएगा कि उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, प्लीज, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसका वैज्ञानिक नाम आप जरूर पढ़िएगा, चावल का और गेहूं दोनों का, प्लीज, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जरूर पढ़िएगा, ये प्रश्न भी आए हुए हैं। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? सभी को पता है जो रेशम है भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में प्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन सी। तो शहतूत रेशम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कर्नाटक है। कथन कारण वाला प्रश्न है, सॉरी कथन दिए हुए 3। भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। तो इसका जो उत्तर है, ठीक है, देखिए जो 1, 2 और 3 है ये तीनों ही इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक है, अगर हम बात करें भारत में जो देश है इसको 15 कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है, 15 ना कि 20। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें, कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों की यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है, देखिए शब्दों का फर्क है बस, ये कृषि जलवायु प्रदेश है, कृषि पारिस्थितिक प्रदेश है, ये है 20। ठीक है, इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है। और पश्चिमी हिमालय का कवरेज क्षेत्र आपका पूर्वी से कम है, तो ये देखिए गलत है, तीनों ही स्टेटमेंट इसलिए गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। तो और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या स्थानांतरित कृषि है उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम उत्तर पूर्व में बात करें तो वहां पर इसको झूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो झारखंड में इसे कुरुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुरुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी देखिए मैं आपको पूरी इसकी एक लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, मैं आपको नाम बता देता हूं। ठीक है, झूम खेती आपको पता है उत्तर पूर्वी राज्यों में बोला जाता है। एक होती है पोडू। ठीक है, पोडू, पोडू जाना जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूं कुमारी, जो ऑप्शन डी में आपको दिखेगा कुमारी, ये हमारा जाना जाएगा वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट में। इसके अलावा बेबर या दहिया, दहिया भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, दहिया जो है ये मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से जाना जाता है। और पूर्वा हमारा झारखंड। इसकी पूरी फोटो मैं अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। 33वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग का वर्ग नहीं है? वन भूमि, चरागाह भूमि, उपांत भूमि, ऊसर, बंजर और व्यर्थ भूमि। ठीक है, तो देखिए जो ऑप्शन डी है ऊसर भूमि, ये बेसिकली कोई भूमि उपयोग नहीं है। ऊसर एकदम बंजर भूमि होती है जिसका किसी भी कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका होगा ऑप्शन डी। अंतःरोपण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रभावित कहां पर करती है, कौन सी जलवायु में? ये आपका जो मानसूनी जलवायु है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, जो कि भारत में आपको पाई जाएगी। भारत और उसके पड़ोसी देशों में हमें मानसूनी जलवायु देखने के लिए मिलती है। 35वां देखते हैं, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो देखिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और उसी में सारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो 35वें का क्या होगा? ऑप्शन डी, एशिया में। निम्नलिखित में से कहां-कहां अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहां-कहां पाए जाते हैं ये? जो कॉन्गो घाटी है अफ्रीका में, ठीक है, वहां पर ये अयनवर्तीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज देखिए, कॉन्गो बहुत फेमस नदी है। कॉन्गो नदी आप सभी को पता है, कॉन्गो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। आगे, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में है, बता देता हूं फिर भी ऐसे ही। मरे डार्लिंग आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, हुआंगो आपकी चीन में है, गंगा घाटी भारत में है। अब देखते हैं वनों के टाइप हैं और कौन कौन सी लकड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए भूमध्य सागर में हमें सभी को पता है जैतून और ये ऑलिव वगैरह बोलते हैं इसको, ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल को, ये सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा में हमें देखने के लिए मिलते हैं। विषुवत रेखा में एक चीज आप याद रखिएगा, जितने भी आपको विषुवत रेखीय वन मिलेंगे उसकी लकड़ी होती है बहुत हार्ड। ठीक है, बहुत सख्त वो लकड़ी होती है। मैंने आपको बताया था माहोगनी जो है, ठीक है, ये बहुत सख्त लकड़ी है, इसलिए इसका कमर्शियल उपयोग बहुत ज्यादा नहीं होता। तो बी का होगा चौथा। मानसूनी वन आपको पता है सागौन, जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आर्द्र पर्णपाती वन है। और शंकुधारी वन आपके कौन से हैं? चीड़ और फर। तो ए का हो गया हमारा तीसरा, बी का हो गया चौथा, एक ही विकल्प में ऑप्शन ए में, तो 37वें का होगा ए। अब देखते हैं आगे 38वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्षेत्र और वनस्पति कौन कौन सी मिलती हैं? सेलवास, देखिए सेलवास जो है वो अमेजोन वर्षा वनों के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है। और सेलवास में आपको क्या मिलेंगे, मैंने आपको बताया था अभिपादप, ठीक है, जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए इनका यूज करते हैं। सवाना, टैगा और टुंड्रा। ठीक है, सवाना आपको पता है घास के मैदान होते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा आपको घास और वृक्ष। टैगा आपको क्या मिलेंगे? शंकु वृक्ष। और टुंड्रा जो बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था, देखिए मॉस और लाइकेन। ठीक है, लाइकेन नग्न चट्टानों पर भी उगने की शक्ति रखते हैं और मॉसेस भी इसी क्षेत्र में उगते हैं। तो टुंड्रा यानी जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं वहां पर आपको मॉसेस और लाइकेन देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 38वें का ऑप्शन सी। 39वां देखते हैं, देखिए लकड़ी के माफ कीजिए, मिट्टी के कुछ प्रकार होते हैं, पॉटजॉल, चरनोजेम, स्पॉटजॉल और लेटराइट। ठीक है, ये मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा कि किस क्षेत्र में किस किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो उसको देख लेते हैं।
स्पॉटजॉल, चरनोजम, स्पॉटजॉल और आपका लेटराइट। तो सबसे पहले अगर हम दूसरी तरफ देखें, जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? समशीतोष्ण, शीत स्टेपी, शीत समशीतोष्ण। तो अगर बात करें पॉटजॉल की, तो पॉटजॉल हमें मिलता है शीत समशीतोष्ण में। चरनोजम आपको देखने के लिए मिलेगा समशीतोष्ण स्टेपी वाले में, ऑप्शन ए में। स्पॉटजॉल आपको देखने के लिए मिलेंगे आर्द्र शीत समशीतोष्ण में, और लेटराइट आपको देखने के लिए मिलेंगे उष्ण व आर्द्र में। तो देखिए भारत के कुछ क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी आपको देखा होगा कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, तो वो उष्ण और आर्द्र होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम को पहचानिए। तो देखिए जो पहला है ऑसफॉल अपरदन, उसके बाद परत अपरदन, फिर रिल अपरदन और फिर अवनालिका अपरदन, ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, इस ऑर्डर को देखिए याद रखिएगा क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है मृदा व नमी संरक्षण वाले टॉपिक में। तो सबसे पहले ऑसफॉल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन और अवनालिका अपरदन। अब देखते हैं 41वां, पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? बायोटिक कंपोनेंट। तो ठीक है, जो पर्यावरण के जैविक घटक हैं वो हरे पौधे हैं, ऑप्शन ए। किस एक स्थान के वायु, नमी और तापक्रम जैसे अजैव कारक किसका निर्धारण करते हैं? तो ये आपके वेदर या मौसम का निर्धारण करते हैं, ऑप्शन बी। EIA का पूरा नाम क्या है? ठीक है, EIA ये इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑप्शन सी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर भारत में इसकी बात करें तो सबसे पहले जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया है 1986 का, उसके तहत इसकी बात की गई है। ठीक है, और 1994 में सबसे पहले इसके जो पैरामीटर्स थे उसको अधिसूचित किया गया था। तो अगर हम बात करें EIA का कॉन्सेप्ट भारत में कौन से एक्ट से लिया जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से। और सबसे पहले इसके रूल्स कब आए थे? इसके रूल 1994 में जारी किए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। 44वां, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं कौन कौन से? बायोटिक और अबायोटिक, यानी जैविक तथा अजैविक कंपोनेंट। अगला देखते हैं 45वां, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? सभी को पता है हमारे पर्यावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करूं तो 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 0.03% है। और एक चीज देखिए याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हमारे यहाँ आर्गन है। ठीक है, आर्गन का जो प्रतिशत है 0.93% है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, अगर ऑर्डर में लगाने कभी आ जाए नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अत्यधिक चारण का क्या परिणाम होता है? ठीक है, तो अत्यधिक चारण से आपको पता है जो ओवरग्रेजिंग होती है उसकी वजह से भी मृदा का अपरदन होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था, मैंने अभी ऊपर ही आपको बता दिया 1986। इसी के तहत हमारे EIA यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स 1994 में जारी किए गए थे। 48वां देखते हैं, माफ कीजिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जैव विविधता साइलेंट वैली में पाई जाती है, जो कि साउथ इंडिया में या स्पेशली केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर यह ज्यादा पाया जाता है, पूरे साइलेंट वैली। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें जैव विविधता देखने के लिए मिलती है, केरल प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? तो मैंने आपको बता दिया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपके ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और इसके द्वारा कौन सी किताब जारी की जाती है? रेड डेटा बुक। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? नौकरेक मेघालय में स्थित है। वह व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उसका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह कौन से एक्ट में बात की गई है? तो ये जो बात की गई है ये हमारा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, FRA जिसको बोला जाता है, वो 2006-2007 का, उसमें ये बात की गई है। वन एक्ट के अधिकार यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 में ये बात की गई है। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला कौन सा पक्षी है? देखिए सभी को पता है, उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक है, तो उल्लू इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अंतर सस्सीय क्रियाओं का अर्थ क्या होता है, या अंतर सस्सीय क्रियाओं का अर्थ किसके लिए होता है? तो बेसिकली जो हमारे खरपतवार को नष्ट करने की क्रिया होती है,
उसके लिए इसका यूज किया जाता है, अंतर सस्यीय क्रियाओं का। ठीक है, 53वें का सी। 54वां देखते हैं, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फसल प्रणाली का है? तो सबसे ज्यादा भारत में जो कवर किया जाता है एरिया, वो कौन सी दो क्रॉप कवर करती है? हम सभी को पता है राइस और व्हीट, यानी धान और गेहूं सबसे ज्यादा एरिया भारत में कवर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? रबी, खरीफ और जायद, ये 3 तरह की फसलें भारत में होती हैं, तो इसमें से कौन सा जो समूह है वो खरीफ फसलों का है? मक्का, तिल, कपास और बाजरा, ये आपकी सारी खरीफ की फसलें हैं। 56वां, फसल चक्र की सलाह दी जाती है किसके लिए? जो बेसिकली मृदा जनित रोग होते हैं उन केसेस में आपको फसल चक्रण की या क्रॉप साइकिल की सलाह दी जाती है कि आप एक खेत में अलग अलग तरह की फसलें उगाइए, जिससे मृदा जनित रोगों की जो एक तरह से संभावना है वो काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं समोच्च खेती की या समोच्च खेती की। समोच्च खेती की जाती है कहां पर की जाती है? समतल स्थलाकृत भूमि पर। समतल स्थलाकृतिक भूमि पर आपकी समोच्च खेती की जाती है। अगला देखते हैं, अत्यधिक नुकसानदायक मृदा अपरदन कौन सा है? तो देखिए बेसिकली जो शीट इरोजन होता है, ठीक है, शीट इरोजन या परत अपरदन, वो सबसे ज्यादा हानिकारक अपरदन माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने अभी आपको ऊपर ऑर्डर भी बता दिया था, और उसमें परत अपरदन जो है वो सबसे नुकसानदायक अपरदन माना जाता है। 59वां देख लेते हैं, ये फसल है और इसकी प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो धान की प्रजातियां बेसिकली होती है रत्ना, ऑप्शन ए सही है। सरसों की प्रजातियों की अगर मैं बात करूं तो गिरिराज होता है, पीताम्बरी होता है, वरुण और दिव्या, तो सरसों की आपकी वरुण हो जाएगी। अगर बात करें अलसी की, तो अलसी की हिमानी होती है, मुक्ता होती है, नीलम होती है, तो अलसी की आपका नीलम आ गया। और मटर की अगर मैं बात करूं तो रचना है, अपर्णा है, सपना, उत्तर। ठीक है, तो रचना इसमें आपका ये हो गया, तो इसका क्या उत्तर सही होगा आपका 59वें का ऑप्शन डी। इस फोटो को मैं सुबह अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर चुका था, आप वहां से फसलों की प्रजातियां पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, बिल्कुल ठीक है। गुणवत्ता युक्त बीज, बिल्कुल ठीक है। कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उपयुक्त में से बेसिकली अगर हम सारी बात करें तो एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक मतलब सारे ही इसमें सही हैं। भारत में कृषि को समझा जाता है, बेसिकली देखिए भारत में कृषि की उत्पादकता काफी कम है, तो इसीलिए भारत में इसको जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है। लगभग 60% लोग अभी भी भारत में कृषि पर ही आधारित हैं। 62वें की बात करें, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है? तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक ने इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन बी। 63वां देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो, तो किसको आप बंदी पशु बोलोगे? जो पकड़ा गया है, कैद में रखा गया है और कैद में प्रजनित है, तो तीनों को ही आप बंदी पशु इसमें मानते हैं। तो 63 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों। 64वां, शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हेरफेर उपयुक्त है, या कौन सा साइकिल आप यूज कर सकते हो ड्राई एरियाज के लिए या सूखे क्षेत्रों के लिए? तो कौन सा फसल हमारा सबसे इसमें उपयोगी है? चावल चना, तिल चना, सरसों कुकुरबिट या गेहूं कुकुरबिट? तो जो इसमें ऑप्शन बी है तिल और चना, ये सबसे अच्छा आपके लिए उपयुक्त इसमें होगा। शुष्क भूमि क्षेत्र में रबी में चना और खरीफ में तिल उगाना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि तिल को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, और अगर जो चना है ये भी लेग्यूमिनस क्रॉप या दलहनी फसल है, जिसके कारण ये कम पानी में पैदा हो जाता है, तो यानी शुष्क भूमि के लिए ये दोनों ही फसलें कम पानी में पैदा होने वाली हैं। देखिए चावल तो बिल्कुल नहीं होगा, चावल को खूब पानी चाहिए, गेहूं को भी ठीक ठाक पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो तिल और चना इसका सही उत्तर होगा। अंतर फसली का तात्पर्य क्या है? दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलवा रूप से बोना बिल्कुल गलत है। मैंने आपको जब क्रॉपिंग पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था, एक होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग, एक होती है इंटर क्रॉपिंग। मिक्स्ड, मान लीजिए ये खेत है आपका, ये मेड़ है आपकी, मिक्स्ड क्रॉपिंग में आप क्या करोगे? एक ही मेड़ में आप दो फसलों को मिक्स, या दो से अधिक फसलों को मिक्स करके उगाओगे। जबकि इंटर क्रॉपिंग में आप क्या करोगे? एक मेड़ पर एक फसल, बीच में दूसरी फसल, तीसरी मेड़ पर दूसरी फसल, अंदर दूसरी फसल। ठीक है, तो दो या दो से अधिक फसलों का एकांतर पंक्तियों में बोना। 65वें का होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मिक्स करके ये मिक्स फार्मिंग है, ये आपकी इंटर क्रॉपिंग है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। 66वें का देखते हैं, अपरदन को सीधे प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, इरोजन को सबसे सीधे सीधे क्या प्रभावित करता है? अवक्षेपण और वायु वेग। ठीक है, आपका जो हवा का तेज होता है
वो सबसे ज्यादा इसको प्रभावित करता है, ऑप्शन डी। 67वां देखते हैं, वर्षा बिंदु से होने वाले भूक्षरण का प्रमुख परिणाम क्या है। तो इसकी वजह से जो होता है बेसिकली मिट्टी की संरचना का नाश होने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, मिट्टी के कणों के अलग होने से मिट्टी की संरचना का नाश, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सभी को पता है, लगातार हमारे यहाँ कृषि का योगदान घट रहा है। 1950 की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, 1950 में लगभग हमारी जीडीपी का 55% कृषि पर आधारित था। 2000 आते आते ये मात्र केवल कितना रह गया, 24%। और अब अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे घट कर ये 18 से 19% रह गया है। ठीक है, 2020-21 में, तो लगातार ये घट रहा है, ऑप्शन बी। 69वां देखते हैं, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, ठीक है, पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं, बिल्कुल ठीक है, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक, ये ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। सॉरी, 70वां देखते हैं, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या असत्य है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो जलवायु परिवर्तन है, किसी ग्लोबलाइजेशन का देखिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ग्लोबलाइजेशन का इससे सीधा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक वैश्विक समस्या है जिसका वैश्वीकरण से कोई सीधे लेना देना नहीं था। हर कंट्री कहीं ना कहीं इसमें बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था, तो 1998-99 के सेशन में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था, और इसको बेसिकली नाबार्ड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है, नाबार्ड याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई है, किसकी रिकमेंडेशन पर, शिवारमन, ठीक है, शिवारमन समिति की सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई थी 1982 में नाबार्ड की। 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के आधार पर कौन से वन उगाने का फैसला लिया, तब सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। तो इसकी जगह सागवान के वन, ठीक है, आपने प्राकृतिक साल के आधार जगह पर इन्होंने सागवान के वन उगाने की इसमें बात की थी, जिसकी वजह से आदिवासियों ने इसका विरोध किया था। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। एजेंडा जो 21 है ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास से संबंधित है। 21 जो यहाँ पर है इसका मतलब होता है 21वीं सदी। तो 21वीं सदी के लिए हम कैसे इसको बचा सकते हैं, भविष्य के लिए कैसे हम अपना सतत विकास इस 21वीं सदी में जो कि अभी चल रही है उसमें कर सकते हैं। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है, यानी लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। तो अमेजोन के जो वर्षा वन है इसको हम लंग्स ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, 74वें का होगा सी। भारत के कितने जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के जैव आरक्षित विश्व नेटवर्क का हिस्सा है, यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 आपके यूनेस्को के कन्वेंशन में मौजूद है, तो 12 इसका सही उत्तर होगा। इन दोनों के मैप मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं, आप प्लीज इसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको जरूर पढ़िएगा, जितने भी यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसमें सबसे पहला भी मैं आपको बता चुका हूं, भारत से सबसे पहला इसमें जो अगर हम बात करें शामिल कौन सा किया गया है, 1986 में अगर मैं बताऊं तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 1986 में भारत में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को स्थापित किया गया, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र को मिलाकर बनाया जाता है। पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में किसने किया है, तो आर्थर जी टेंसले ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इकोलॉजी की, इकोलॉजी इसको किसने यूज किया था सबसे पहले, आपके हेकल ने। और अगर लिंडमान की बात करें, लिंडमान क्यों फेमस है, ये आपके 10% नियम की वजह से फेमस है, जो कि ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक पोषण स्तर पर जो ऊर्जा होती है वो केवल 10% ही पहुंच पाती है। तो मान लीजिए अगर ये 3 हमारे ऊर्जा स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर यहाँ पर 100 जूल की ऊर्जा है तो यहाँ पर केवल 10 पहुंचेगी और यहाँ पर केवल 1 पहुंचेगी, 1 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है, दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिजों का चक्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोनों ऊर्जा का प्रवाह और खनिजों का चक्रण इसमें होता है। 77वें का होगा ऑप्शन ए। 78वें की बात करें,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो समुद्री है ये सबसे ज्यादा पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ है। और अगर आपसे बात करें सबसे ज्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो वो भी यही है। 79 देखते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा वन आवरण है? तो हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन आवरण है, लगभग 77,493 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। दूसरे नंबर पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला देखते हैं। हरित पादप अपघटक, इसमें देखिए आपको बताना है कि कौन कौन क्या होता है। तो हरित पादप हमें पता है ये बेसिकली उत्पादक होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। फिर आते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, जिसमें यानी पादप परजीवी, ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। ठीक है, पशु परजीवी फिर जो घास खाने वाले जानवरों को खाते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। और फंजाई जो आपका होता है ये आपका अपघटक होता है। तो 80 में का हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको बेसिकली सक्सेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी अनुक्रमण। ठीक है, क्लाइमेक्स नहीं होता, अनुक्रमण इसको बोला जाता है। 81 में का होगा ऑप्शन बी। 82वां, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो जो फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में आपका स्थित है, ये पूरा का पूरा आपका शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो धूपगढ़ की जो कि एक तरह से सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी इसको माना जाता है, तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शन ए। तो 84 में का क्या होगा? ऑप्शन ए। 85वां, भारत का ओशियानिक नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो भारत का ओशियानिक नेशनल पार्क कच्छ में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं 86वां। ये देखिए कुछ विदेशी इन्होंने वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हैं। बखान कॉरिडोर नेचर रिफ्यूज, शे फोक्सुंडो राष्ट्रीय पार्क, नागारी राष्ट्रीय पार्क और बम्डेलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें मिला लेते हैं। जो बखान है बेसिकली ये अफगानिस्तान में मौजूद है, ए का चौथा। शे फोक्सुंडो जो है ये बेसिकली आपका नेपाल में है। ठीक है, नागरी जो है हमारा ये आपका चीन या जो तिब्बत है वहां पर स्थित है। और आपका बम्डेलिंग ये भूटान में स्थित है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 86 में का ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 87वां। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित टाइगर रिजर्व का सही क्रम क्या है? कॉर्बेट उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सरिस्का आपका राजस्थान में और पेरियार केरल में। तो देखते हैं, कॉर्बेट राजस्थान यानी उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा और पेरियार। ऑप्शन सी। 87 में का क्या होगा? ऑप्शन सी। 88वां देखते हैं, महावीर स्वामी अभ्यारण्य। ये देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो कि ललितपुर में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। लाख बहोशी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो कि कन्नौज में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद बलरामपुर। तो देखिए ये बलरामपुर में ना होकर ये बेसिकली लखीमपुर खीरी में स्थित। ठीक है, तो ये सी गलत है आपका। कैमूर जो है वो मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। ये आपको मैं फैक्ट और बता देता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट है। और ये आपका जो है वो लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य ये आपका लार्जेस्ट है उत्तर प्रदेश का। और अगर हस्तिनापुर की बात करें और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, तो ठीक है हस्तिनापुर आपका वैसे सबसे बड़ा है। पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो लाख बहोशी में आपकी बात आएगी। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों का जॉइंट एफर्ट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। हरियाणा का यह हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है? आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। सबसे छोटे की बात करें तो बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 90 का क्या होगा? ऑप्शन ए। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान का ये पूर्व नाम है। और भारत में अगर आप बात करें साइबेरियन सारस, तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं राजस्थान में, इसी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में 2020 तक
भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? तो भारत ने लगभग 20 से 25% कम कार्बन का इसमें आश्वासन दिया है। ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों एवं संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में सुधार, संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिया है? तो इसका देख लेते हैं। 93 का हमारा होता है इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है, आपका ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। 94, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। एक मैंने पूरा वीडियो महत्वपूर्ण आंदोलन पर बना दिया है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? मेधा पाटकर तो देखिए नर्मदा आंदोलन से जुड़ी है, तो सी वाला हटा दीजिए। विनोबा भावे, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, अगर बात करें ए और बी, ऑप्शन डी, ये दोनों चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। 95 का होगा ऑप्शन डी। वन दरोगा का कर्तव्य नहीं है, अगर हम बात करें तो जो जंगली जानवरों का शिकार करने वालों को पकड़ना तथा उन्हें दंडित करना, तो दंडित करने का अधिकार देखिए न्यायालय की व्यवस्था है, आपको उसको दंडित करने का अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। लवणीय मृदा पर फसलों का बोना, कौन सी फसलों को बोना चाहिए? तो जो देखिए लवणीय मृदा होती है जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, इस पर आप कौन सी फसल बो सकते हो? कपास। ठीक है, कपास की फसल आप बो सकते हो, वो भी कब? जब आप इसमें जिप्सम और पायराइट का उपयोग करो। ठीक है, जिप्सम और पायराइट वगैरह का उपयोग कर आप इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूज इसका कर सकते हो। और इसके अलावा देखिए अगर बात करें कपास के अलावा आप इसमें चुकंदर बो सकते हो, अल्फा अल्फा घास बो सकते हो। ठीक है, ये दो चीजें आप इसमें और बो सकते हो। चुकंदर भी अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो वो आप इसमें बो सकते हो। जैव भू रासायनिक चक्रों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, तो क्या विपरीत प्रभाव इसमें डालते हैं? देखिए वनोन्मूलन बिल्कुल ठीक है, उर्वरकों का प्रयोग ये भी बिल्कुल ठीक है, मृदा अपरदन बिल्कुल ठीक है, और विषैले रसायनों का प्रयोग, तो ये चारों ही बायोजियोकेमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। 99, ओजोन परत के पतला होने का क्या कारण है? तो ओजोन परत के जो पतला होने का मुख्य कारण है वो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन व नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। 100वां देखते हैं, पारिस्थितिकी वह कौन सी शाखा है जो पारिस्थितिकी तंत्र व इकेट्स इत्यादि के अध्ययन से संबंधित है? तो जो आपका आवासनुवंशिकी है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जीन इकोलॉजी। ठीक है, तो जो आवासनुवंशिकी है ये बेसिकली आपका इकेट्स और पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह से संबंधित है। तो देखिए यही हमारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। इसके अभी 5 और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें हम पूरी बुक को लगभग कवर कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारा रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम वन दरोगा के क्विज लगातार अपलोड कर रहे हैं, तो वो आप वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।